आप सभी का मेथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यानी बीटीसी गणित से लिया गया है, इसका पहला नंबर से लेकर चौथा नंबर तक का एक वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। अब जो है इसका 5, 6, 7 नंबर बचा हुआ है। आज मैं 5, 6 और 7 नंबर को बनाने जा रहा हूँ। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कहता है कि क्या ऐसा भी कोई प्राकृतिक संख्या यानी कि 6 पर पावर n प्राकृतिक संख्या है, वह क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर, यानी उसके इकाई अंक में 0 आ सकता है क्या। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या दिया है 6 पर पावर n। ये कहता है कि 6 पर पावर n अंक शून्य पर 0 पर समाप्त होगा। ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी अंक यानी कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। तो इस बात को हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होता है जबकि उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 कम से कम एक बार अवश्य ही शामिल हो। 2 बार होगा तो चलेगा, 3 बार होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार अवश्य शामिल होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 कम से कम एक बार अवश्य शामिल हो। तो ये हम लोग जानते हैं, नियम जानते हैं, और इसके विस्तृत को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ये जो हिसाब पूछा गया है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 6 पर पावर n दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 पर पावर n दिया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3, और इस पर भी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको यदि मैं अलग कर देता हूँ तो 2 पर पावर n हो जाता है, 3 पर पावर n हो जाता है। अब देखिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा, इसके अलावा तो इसका कोई अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। तो ये हम कहाँ से पढ़े हैं, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। कहाँ से पढ़े हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के
रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा या व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें आप क्रम को उल्टा पुल्टा लिख दीजिए तो कोई बात नहीं है, 2 को इधर, 3 को इधर, 3 को इधर, 2 को इधर, कोई बात नहीं। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता, ये अद्वितीय है। 2 और 3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये अद्वितीय है। तो अब जरा देखिए कि हमने ऊपर में लिखा कि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त भी होगा जब उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार अवश्य हो। लेकिन यहाँ पर 2 ही है, पेयर, यानी कि ये 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, केवल 2 केवल 5 नहीं, 2 गुना 5 एक बार कम से कम हो। यहाँ तो एक केवल 2 है, ये तो 5 है ही नहीं, तो यह जो है संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 हैं, 5 शामिल नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 शामिल नहीं है। इसलिए यह शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। यदि क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में तो आप यहाँ तक यदि लिख दीजिएगा तो उसे फुल में फुल नंबर देना पड़ेगा, नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने इसको डिटेल लिखा, पूरी तरह से मैंने इसको लिख दिया, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। अब देखिए इसके कंसेप्ट को समझना है, ये क्या कहता है, इसके थोड़ा सा अंदर जाना है, अपने गणित से हटकर, यानी इसके सॉल्यूशन से हटकर। बनाना तो है मैं गणित से ही, लेकिन इसके सॉल्यूशन से हटकर। तो अब जरा आप देखिए कि ये हिसाब क्या कह रहा था, उसके आधार पर आपको चलना है, देखना है, समझना है कि ये क्या कह रहा है। ये लिखा है 6 पर पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि n जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब आप ज़रा देखिए कि ये शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो ज़रा सा ध्यान से देखिए कि 6 पर पावर 1 दे दीजिए, n बराबर 1 है, पावर 1 है, 6 पर पावर n है, n बराबर 1 दे दीजिए तो 6 ही होगा। 6 पर पावर 2 दे दीजिए तो क्या होगा, 6 गुना 6 36 होगा। 6 पर पावर 3 दे दीजिए तो 6 गुना 6 और गुना 6
यानी 36 गुना 6 हो जाएगा। 6 का 36, हाँ तो 3 छतिया 18, 3 21 हो जाएगा 216। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है, 0 6 है, ये 6 पर समाप्त हो रहा है। इसका इकाई स्थान कितना है, 6 है। इसका इकाई स्थान कितना है, 6 है। तो ये यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाला नहीं है। अब 6 पर पावर 4 ले लीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी 216 हुआ था 36 3 बार में। फिर इसको यदि आप 6 से गुना करते हैं तो 6 का 36 हो जाएगा, 36 7 4 3 6 के 6 3 9 6 दूनी 12 1296 हो जाएगा। फिर देखिए ये शून्य पर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं, ये किस पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है, कि यानी 6 पर पावर n जो है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब आप दूसरा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे अन्य बुक में 8 पर पावर n भी दिया हुआ है, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए 8 पर पावर 1 रखिए, यही प्राकृतिक संख्या रखना है तो 8 ही होगा। 8 पर पावर 2 रखिए तो क्या होगा, 8 गुना 8 88 क्या होगा, 64 होगा। 8 पर पावर 3 रखिए तो 8 गुना 8 गुना 8 यानी 64 गुना 8, 64 गुना 8, तो 8 चौक 32 7 4 3 8 छः 48 3 51 होगा, 512 होगा। फिर 8 पर पावर 4 रखिए तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 यानी 512 गुना 8 होगा। तो इसको अब गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, हाथ बचा 1 8 के 8 1 9 और 8 पंचे 40 40 96। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर भी तो शून्य पर कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों। अब इसके वजह क्या है, तो 8 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पर तीनों तो 2 2 2 है, यहाँ पर तो एक भी 5 नहीं है, तो यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिखाइए कि कोई अंक जो है शून्य पर समाप्त 6 पर समाप्त होता है, 6 पर समाप्त होता है, तो 6 पर समाप्त होता है तो ये 6 पर पावर n ही होगा, ठीक है। देखते हैं 6 6 6 6 6 ही है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल रहेगा तो वो किस पर समाप्त होगा, 6 पर समाप्त होता है। चलिए और इसको बता रहा हूँ कि जैसे 0 पर कैसे समाप्त होता है उसका क्या नियम। अब जरा देखिए कि 10 पर पावर n ले लीजिए और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 5 होता है ना। तो अब देखिए ये अब 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 पर पावर 1 लिखिए तो 10 होगा, 10 पर पावर 2 लिखिए तो 10 दाई कितना होता है, 100, देखिए शून्य पर समाप्त हो रहा है। 10 पर पावर आप 3 लिखिए तो कितना होगा, 1000, देखिए यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी संख्या को गुणनखंड में करते हैं तो 2 और 5 यदि रहता है तो वो 10 पर समाप्त होता है। और इसको दिखाते हैं, जैसे मान लिया जाए आप किसी संख्या में नहीं जानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि संख्या नहीं जानते, हम क्या जानते हैं, 2 गुना 5 गुना 3 है। अब देखिए किसी संख्या का तो अभाज्य गुणनखंड होगा ही, तो कौन सा संख्या है, 5 दूनी 10 दिया कितना है, 30 का है। तो 30 का है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक कोई संख्या है, 2 5 है ही लेकिन इसके अलावा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि 2 और 5 का एक पेयर कम से कम होना चाहिए। तब इसको देखिए 30 पर पावर 1 कितना होता है, 30 ही होता है। अब देखिए 30 पर पावर 2 कितना हो जाता है, 30 गुना 30 होता है। और 30 गुना 30 कितना होता है, 3 तिया 9, 900 हो जाता है। चलिए इधर इधर बना रहे हैं, 30 पर पावर 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 30 गुना 30। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 3 ठो 0 होगा। तो देखिए अब कि यहाँ 0 पर ये समाप्त हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तीनों में 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा और डिटेल बता रहा हूँ, जैसे कोई संख्या लीजिए 2 गुना 5 गुना 3
गुना 2 गुना 5। अब देखिए ये कौन सा संख्या है, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 3, तो कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तब देखिए 300 हो जाता है, 300 पर पावर 1 रख दीजिए, तो 300 पर पावर 1 आप रखते हैं तो कितना होगा 300 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 300 पर पावर 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 300 गुना 300, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 4 को 0 हो जाएगा, तो ये भी देखिए शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप 2 गुना 5 का यहाँ पर 2 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है, एक जोड़ा और एक जोड़ा 2 जोड़ा है, तो भी ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, लेकिन कम से कम एक जोड़ा होना जरूरी है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, भाज्य संख्या कैसे है ये हमें बताना है। तो पहला क्या है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये प्लस जो है इसको अलग अलग करता है, प्लस क्या करता है अलग अलग करता है। यहाँ से यहाँ जो है एक पद है, इधर एक पद है, दोनों पदों में 13 गुना, इसके साथ भी 13 है, इसके साथ भी 13 गुना है। या मान लीजिए सपोज दैट 1 है, तो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ के इधर और जोड़ के इधर 2 पद है, तो हम यहाँ पर 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं ऐसे पद में हम लोग कॉमन लेते हैं, तभी अंदर क्या बचता है 7 गुना 11, और यहाँ पर क्या बचता है 1, और यहाँ पर क्या बचता है 1। अब देखिए यदि अब इसको फिर यदि सॉल्व करते हैं तो यही बात मिलता है 7 गुना 11, 1 गुना 13 करेंगे 13, और फिर 13 में 13 गुना 1 करेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा। चलिए अब इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या होता है 13 गुना 11 77 गुना 1 77, और जोड़ 1 78 होता है। ठीक है, अब ये भाज्य संख्या है, तो ये कैसे भाज्य संख्या है तो इसे हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए इसके कंसेप्ट को समझना है, जड़ को समझना है। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए, छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए कि कोई संख्या है 6, क्या है कोई संख्या, तो मैं छोड़ दीजिए 6 नहीं तो 2 गुना 3 ले लीजिए, कोई संख्या 2 गुना 3 है। ठीक है, अब ये भाज्य है 2 गुना 3, जो 2 गुना 3 का जो गुणनफल होगा वो भाज्य होगा, तो अवश्य भाज्य होगा। इसीलिए भाज्य होगा कि 2 गुना 3 करने के बाद हमारा संख्या कितना आता है 6 आता है। उस 6 संख्या में 2 से ही भाग लगता है, 6 संख्या में 3 से ही भाग लगता है, 1 से लगता है, ये स्वयं से लगता है। तो इस प्रकार से 6 का गुणनखंड कितना हो गया 1 हो गया, 6 का गुणनखंड कितना हो गया 1 से भाग लगेगा ही, 2 से लगेगा ही, क्यों यहाँ पर 2 गुणनखंड में 3 से लगेगा ही, और 1 स्वयं से लगेगा, तो कितने गुणनखंड हो गए 4। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर तो अब देख रहे हैं कि कोई भी संख्या है, इसका गुणनफल कोई भी संख्या होगा तो उसमें 1 भी गुणनखंड में होगा, स्वयं भी होगा, 13 भी गुणनखंड होगा, और 78 भी गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि, इस प्रकार हम पाते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड में 1 13 78, 1 13 78, और जो गुणनफल होगा, जो गुणनफल यानी स्वयं, यानी क्या होगा, यानी स्वयं शामिल है। तो इस प्रकार से यदि स्वयं गुणनफल इसका 13 गुना 78 का गुणनफल नहीं आप लिखिएगा तो भी चलेगा, तो इस प्रकार से भी 1 और 2 1 3 गुणनखंड हो जाता है। तो जहाँ 2 से अधिक होता है
तो वो भाज्य संख्या हो जाता है, स्वयं शामिल है। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि एक भाज्य संख्या है क्योंकि इनके गुणनखंड में 1 है, 3 है, 78 है और गुणनफल, और इसका यानी कि गुणनफल यानी स्वयं शामिल है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 1 जोड़ 5। अब यहाँ भी फिर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक सब गुना में है और इधर बीच में एक प्लस है और इधर 5 है, तो इसमें भी 5 गुना 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर भी 2 पद हो जाता है जिसमें कॉमन क्या हमारा 5 है। इधर भी देखिए गुना में 5 है और इधर भी 5 है, तब इस 5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 5 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो अंदर हमारा क्या बचता है, 7 गुना 6, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो 1 लिखेंगे, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 1 हो जाता है। अब इसको आप गुना कीजिए, तो इसको आप गुना करते हैं तो 1008 होता है। कितना होता है, 1008 होता है, तो 1008 और एक एक ये यहाँ से यहाँ गुना करने के बाद 1008 होता है यहाँ से। ठीक है, 1008 जोड़ 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1009। अब देखिए ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड में 1, 5, 1009 और गुणनफल जो होगा इसका यानी स्वयं संख्या जो होगा इसके गुणनफल यानी स्वयं शामिल है। तो लगता है इसलिए भाज्य है। तो अब लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 7 की ओर, 8 नहीं 7। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है यानी गोल है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर से आपको बता रहा हूँ कैसे ये दौड़ता है। तो एक सपोज कीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ पर जो है इसी जगह से एक ही स्थान से इधर इस दिशा में एक ही दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही दिशा में यानी सोनिया और रवि दोनों दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर लगाता है तो सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी यहाँ पर 18 मिनट के बाद ये पुनः इसी स्थान पर पहुँच जाता है। और जब रवि इसी मैदान के चारों ओर दौड़ता है, वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, तो उसे 12 मिनट ही लगता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान तो हम इंडिकेट कर रहे हैं, और कहता है एक ही समय पर और एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर एक ही समय में और एक ही दिशा में, विपरीत नहीं, यानी कि एक इधर से दौड़ा एक इधर से दौड़ा उल्टा, तो ये तो तुरंत आके मिल जाएगा इधर, और फिर वो नहीं कहा नहीं जा रहा है, कहा जा रहा है एक ही दिशा में, यदि इधर से ही दौड़ रहा है दोनों, तो कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः यहाँ पर जहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, यहाँ से प्रारंभिक स्थान, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक स्थान पर ही एक मिलेगा, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। लिखना है, क्या लिखना है, सोनिया दिया है, क्या, सोनिया को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, इसको 18 मिनट लगता है, तथा रवि को उसी वृत्ताकार
पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना मिनट है? 12 मिनट। लगा समय 12 मिनट। अतः हमें 18 एवं 12 का एलसीएम लेने पर। तो अब देखिए 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 तिया 6 तिया 18। एलसीएम 12 का कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4 तिया 12। इसमें जो है घातीय संकेतन में इसको लिख देता हूँ, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। अब हम बताए थे 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? अभाज्य गुणनखंड से। 18 और 12 का एलसीएम, तो सभी संख्या लेना है। तो यहाँ पर 2 ही संख्या है, 2 और 3 है, तो अधिक घात वाले को लेना है, 2 पर पावर 2। और 3 का अधिकतम घात कितना है? भी 2 है। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 3 तिया 9 कितना हो जाएगा? 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 मिनट। ठीक है। अतः अब अंतिम जो है आंसर हमारा 36 मिनट हो गया। अतः सोनिया एवं रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और इसको थोड़ा सा एक बार और समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक ही समय, एक उदाहरण पर आप ले लीजिए कि मान लिया जाए यहाँ से 3 बजे दौड़ना शुरू करता है कौन? सोनिया और रवि दोनों। ठीक है। तो 3 बजे दौड़ना शुरू करता है, एक ही समय कहा जा रहा है, तो एक ही समय में लेते हैं 3 बजे। तो 3 बजे यह दौड़ना जब शुरू करता है तो ये 3:36 में जो है पुनः जो है मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो देखिए आप जरा सब समझने का प्रयास कीजिए कि यदि सोनिया दौड़ती है इस वृत्ताकार पथ पर कितने बजे? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। तो एक चक्कर इसको लगाने में एक चक्कर कितना में लगेगा? 3:18 में एक चक्कर, यानी 3:18 ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है। फिर जो है 3:18 पर रहेगा, फिर ये कितना मिनट पर रहेगा? 3:36 पर ये जो है फिर प्रारंभिक स्थान पर ही रहेगा। तब समझ गए कौन? सोनिया। कौन रहेगा? सोनिया रहेगा। अब फिर देखिए रवि जो है 12 मिनट में ही तो एक चक्कर लगा देता है, तो रवि जो है 3:12 पर पुनः यहाँ पर आ जाएगा। 3:12 फिर दूसरा चक्कर जो लगाएगा तो 3:12 3:24 पर फिर यहाँ पर आ जाएगा। और फिर तीसरा चक्कर जो लगाएगा तो 3:36 पर यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 36 मिनट के बाद दोनों जो है इसी जगह पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस तरह भी समझिएगा हिसाब को, खाली हिसाब बनाने से नहीं होता है, हिसाब को समझने से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ऐसे आप यदि करते हैं तो ये 36 मिनट के बाद मिल जाता है 3:36। लेकिन इसे मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाना है तो ऐसे हिसाबों का एलसीएम लिया जाता है। ऐसे हिसाबों का एलसीएम लिया जाता है। तो हमारा एलसीएम जो है 36 होता है, तो 36 मिनट ये इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं 1.3 चैप्टर्स को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, कैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है, कितना आप समझ पाते हैं, कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अन्य चैनल से भी जो और सर जो पढ़ाते हैं उनसे भी मिलान करके देखिएगा कि मैं कुछ हट के पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। बस मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।